वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को मोहब्बत दी, प्यार दिया, और उसमें आप लोगों ने सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों की तादाद में आकर मेरा हौसला बढ़ाया। मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और प्रोग्राम हम लेकर इसीलिए यूट्यूब पे आए हैं कि आपकी फरमाइश थी कि आप चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातें करें। तो इसीलिए हम आपके साथ आते हैं। आप देखते हैं वीकली मुझे टैग टीवी पर ताहिर गोरा साहब के साथ, और उसके अलावा मैं अपने जो दूसरे इंटरव्यूज़ हैं वो भी आप तक गाए बगाए पेश करता रहता हूं। और साथ साथ यूट्यूब चैनल जो अभी शुरू किया है और इसको आप लोगों ने एकदम से बढ़ावा दे दिया तो और हिम्मत बढ़ गई। तो आज हम बात कर लेते हैं कोई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, अगेन वन मोर टाइम, और इसकी जो अपनी एक स्थिति है उस पर बात करते हैं कि ये है क्या कहानी, ये दास्तान क्या है, ये स्टोरी कथा क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। और साथ साथ कुछ मामला पाकिस्तान के हैं, चूँकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कोरोना की बात ना करें, कैसे हो सकता है हम कश्मीर की जिक्र ना लाएं, और कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान में मिलिट्री का जो रोल है उस पर बात नहीं करें। तो हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर डॉक्टर गुलरेज शेख साहब मौजूद हैं, और उनको हम वेलकम भी करेंगे और उनसे गुजारिश भी करेंगे आज के हमारे मौजूदात में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स बीन। और आई ऑलवेज लव टू बी विथ यू। आई नो, थैंक यू, अप्रिशिएट। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप पहले तो ज़रा बताइए कि आज आप अनीस फारूकी द प्राइम टाइम के यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़े जो है एजाज़ की बात है। नहीं, सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग मेरी ओर से। एंड जो इंडिया में हैं उनको भी हमारी तरफ से प्रेम, और जो बाहर हैं उनको भारत की तरफ से प्रेम, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। भारत मतलब प्रेम का पाठ। और उनसे ये कह दें कि भाई नीचे जो रेड बटन लगा हुआ है सब्सक्राइब का, उसको भी ज़रा सब्सक्राइब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनीस भाई की बातें जो होती हैं वो ग्लोबल पिक्चर्स को प्रेजेंट करती है हमेशा। तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि लाइव भी देख पाए। और मैं ये एक और बात कहूँगा, बल्कि इस आप अपने टॉपिक पे आने पहले, कि जो डॉक्टर गुलरेज शेख साहब का जो डेली एक डोज आता है ना, वो मैं उसको डोज बोलता हूँ। सर वो डोज, टुडे स्टॉक नाम से आता जी, है, मेरा वो चैनल है। वो मैं देखता हूँ और वो मुझे नोटिफिकेशन आता है। उसकी वजह ये नोटिफिकेशन बड़ी काम की चीज़ है कि जब हम जिन जिन लोगों को सुनना चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, तो उसकी हम ईमेल, हम भूल जाते हैं बात को, तो ईमेल आ जाती है कि ये प्रोग्राम आने वाला है, हम अलर्ट होकर बैठ जाते हैं। आज देखें डॉक्टर गुलरेज क्या कहते हैं। तो भाई उनके चैनल को आप लोग ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि डेली जो डोज मिलता है वो बॉसों की तबीयत, क्योंकि डॉक्टर है ना, ये इनको इंजेक्शन देना बहुत अच्छा आता है, तो ये तबीयत साफ़ कर देते हैं एकदम। तो डॉक्टर नहीं साहब, यार, मैं बहुत ब्लंट हूँ बोलने में। बात ये है, कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग वो नापसंद भी करते हैं, इसीलिए कि ज्यादा ब्लंट हो। एग्जैक्टली exactly। और अच्छा, आपका इसी ब्लंटनेस की वजह से हम जानना चाहेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थिति है वो क्या है। जो स्पीचेस हुई हैं उनको उसका रोल क्या है, मतलब उसकी क्या हैसियत है। और फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एक सीट की बात होती है, उस पर चाइना वीटो कर देता है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए अनीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को बहुत संतुलित भाषा में सभी बिंदुओं को रख दिया जिनको रखना चाहिए था उस पटल से। और वास्तव में ये यूएन को देखिए, देखिए यूएन अपने आप में बहुत सारी संस्थाओं का एक जोड़ है, लेकिन उसमें उसकी जो एपेक्स बॉडी है वही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल को देखिए आप, तो इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो 75 साल पुरानी पिक्चर को हम देख रहे हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। और जो दुनिया के जो पावर डायनामिक्स थे, जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स थे, उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उस समय दुनिया जो थी वो बाइपोलर थी, एक पोल था यूनाइटेड स्टेट्स का और दूसरा कम्युनिस्ट पोल था, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आए दुनिया में, हमने देखा कि बर्लिन वॉल गिरी, यूएसएसआर टूटा, उसके बाद दुनिया के कई कुछ डेकेड्स के लिए यूनिपोलर हो गई। आज की दुनिया को आप देखें तो ये ना बाइपोलर है ना यूनिपोलर है, इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और ये मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, इसका एक अहम पोल है भारत। हिंदुस्तान एक बड़ा पोल है, क्योंकि आप देखिए कि बिना हिंदुस्तान के इतना बड़ा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो इंडिया से शुरू होता है और यूनाइटेड स्टेट्स तक जाता है, बीच में अपने पूरा साउथ चाइना सी को कवर करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब रीजन को करता है, छोटे आइलैंड तक को कवर करता है। इसमें यदि
ग्लोबल पावर डायनामिक्स को और ग्लोबल ऑर्डर को प्रिजर्व करना है तो सबसे बड़ा पोल जो कर सकता है वो भारत का पोल है। दूसरा, आप यदि बात करें नैतिकता के पटल से भी, तो 6 में से एक आदमी जो दुनिया में है वो भारतीय है। यदि उस 6 में से एक व्यक्ति को यूएन की जो शीर्षस्थ बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न्याय नहीं कर रहे। और जब आप न्याय नहीं करते हो तो जो इंस्टीट्यूशन है उनकी इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। मैं कई बार अपने आर्टिकल्स में लिखता रहा हूं, मेरे यूट्यूब पे भी मैंने यही कहा है और टीवी शोज में भी यही बात की है कि यदि यूएन को हमको संभालना है, और यूएन के जो रचयिता थे उनका जो विजन था कि आगे कभी भी कोई वॉर नहीं हो, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी, और लेकिन मोदी जी ने कहा, सही कहा कि बहुत सारे वॉर्स भी हुई हैं, जेनोसाइड भी हुआ है, गृह युद्ध भी हुए हैं। ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी नहीं बचती है, जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य आज का है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। आप सोचिए एक मिनट के लिए अनिस भाई कि यदि आज की तारीख में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन होता, उसका निर्माण होता, तो जो P5 परमानेंट 5 मेंबर्स थे जिनके पास वीटो पावर है, उनमें से 2 को तो वीटो पावर छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है, उनको तो P5 में सीट भी नहीं मिलती। आप यूरोप के डायनामिक्स की बात करें तो यूरोप के 2 नेशन अपने आप बाहर चले जाते, जर्मनी अंदर आ जाता। आप एशिया से बात करें तो डेफिनेटली भारत होता उसमें, और जापान भी होना चाहिए था। उस समय की बात अलग थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार चुका था वह, लेकिन अब की स्थिति अलग है। फिर आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक इजराइल होना चाहिए और एक कोई अरब कंट्री भी होना चाहिए। पूरा अफ्रीका, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पूरा साउथ अफ्रीका, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनमें से भी कम से कम एक एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए आप ये देखिए कि G4 का जो समूह कहते हैं, 4 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, ब्राजील, जापान, इन कंट्रीज, इंडिया है, ब्राजील है, जापान और जर्मनी, इन्होंने जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स लाना चाहिए उसके लिए जो लिख के दिए हैं, उनको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त पॉइंट्स है वह। और जब भी हम यूएन की बात करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो जो G4 ने जो जो चीजें बताई थी उसको हमेशा कोट किया जाता है। अब समस्या यह है कि यदि, एक विडंबना बोलूंगा, समस्या भी नहीं कहूंगा, कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसको यदि चेंज करना है तो उसका अप्रूवल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। अब सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा देश बिठा रखा है जिसका नाम चाइना है, जो ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना चाहता है और बड़ा भद्दा बनाना चाहता है। वो बार बार वीटो लेता है भारत के खिलाफ। अब इसको प्रेशराइज करने की आवश्यकता है, हम कर भी रहे हैं कि वो एब्सटेन हो या फिर वीटो नहीं करे, लेकिन बड़ा मुश्किल है वो कि कब तक नहीं करेगा। लेकिन जब दुनिया का बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तब उसको मानना पड़ेगा और भारत को उसका स्थान देना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब, मैंने अभी एक ट्वीट भी की थी और उस पर मैं बात भी कर चुका हूँ पिछले शो में भी, और बड़ी सिंपल सी बात की है मैंने। बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं, हम जब वर्ल्ड्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें हिंदुस्तान का नाम आता है। और इट विल बी टोटली अनजस्टिफाइड, इट विल बी टोटली अनफेयर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके बगैर मुकम्मल भी हो जाए। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि डिसीजन मेकिंग, मैं तो कह रहा हूँ मुकम्मल भी नहीं होती। यानी कि एक अधूरी, एक ऐसा अधूरा नाटक है जो कि हम साल साल से देखे चले जा रहे हैं। और जैसा आपने इशारा किया ना कि ये वो पुरानी स्थिति है जो वो वर्ल्ड वार और ये सिचुएशन और ये कोल्ड वार होती थी और ये डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। अब दुनिया एक सिमट कर एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन के रह गई है। और इस ग्लोबल विलेज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिफाइड डिसीजंस जो है वो ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो ले। यानी कि अगर हम वो नहीं लेंगे तो उसके बाद ये इंसाफ पे मबनी माशरे दुनिया में कायम नहीं होंगे, या हम जो दुनिया से गुर्बत का ख़ात्मे की बात करते हैं या पेंडेमिक्स के ख़ात्मे की बात करते हैं वो नहीं हो पाएंगे। ये सारी सिचुएशन सब उसी वक्त हो पाएगी कि जब हम इक्वल पार्टनरशिप की बुनियाद पे फ़ैसले करें। और आपने जैसा जिक्र किया, ना सिर्फ आपने बड़ी अच्छी बात की कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी राइट बनता है कि वो भी इसमें शामिल हों। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वेकअप कॉल। और चाइना को अब वेकअप कॉल मिलनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब ये जो एक तरफा आप वन साइडेड गेम खेलते आ रहे हैं ये सब ख़त्म करना होगा।
और अगर नहीं करेंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अनिस भाई, जो ये एक अवधारणा है जिसका बहुत उपयोग होता है कि दुनिया छोटी सी हो गई है और ग्लोबल विलेज बन चुका है, मैं आज भी इस चीज को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? यदि ग्लोबल विलेज है तो उस ग्लोबल विलेज में आज शिनजियांग में और तिब्बत में कंसंट्रेशन कैंप्स चल रहे हैं। दुनिया क्या कर पा रही है? कुछ नहीं कर पा रही। अफ्रीका में जिस तरह से चाइना ने न्यू कॉलोनियलिज्म शुरू कर दिया है, तो क्या हो रहा है उस पर? कुछ नहीं हो रहा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अभी रिसर्च कर ही रहा हूँ, कल या परसों शायद उस पर डालूंगा भी सही, कि किस तरह से अफ्रीका को चूस रहा है चाइना। आप ये देखिए कि कम से कम 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पानी का जो हक है उसको चाइना रोक के बैठा है, क्योंकि तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, विच इज नोन एज द टैंक ऑफ एशिया, वाटर टैंक ऑफ एशिया। तो ग्लोबल विलेज की बात मत करिए सर आप। और जहां तक यूएन की बात है, यूएन अपनी अथॉरिटी खोता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि सीरिया में इतने मानव अधिकारों के हनन हो रहे हैं, यूएन कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे जगह पर वीगुर पॉपुलेशन को इस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, कर पा रहा है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये है कि हम ग्लोबल विलेज तो देखें टेक्नोलॉजी ने कर दिया ना, अब मतलब वो मैंने और आपने तो नहीं किया। अगर इस ग्लोबल विलेज में भी आज इनजस्टिसेस पे मबनी है, जैसा आपने चाइना का जिक्र किया और वीगर कम्युनिटी की तरफ आपका इशारा है, और उसमें अगर इनजस्टिस एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोगों ने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल पार्टनर नहीं समझा है। हम लॉलीपॉप दे के लोगों को चुप करा देते हैं। और आप देखें कि मतलब पाकिस्तान जैसे एक बड़ा मुल्क है, और वो मुल्क भी ये कहता है कि जब उसके प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है उन कैंप्स का और उन मुसलमानों की हालत ज़ार का, तो वो कहते हैं आई डोंट नो अबाउट इट, एंड हम अपने कुछ अफेयर्स या कुछ मैटर जो हैं वो चाइना के साथ हम प्राइवेटली डील करते हैं, हम उनके साथ ओपन डिस्कशन डायलॉग नहीं करते। आज भी पाकिस्तान में एक बाप ऐसा है जिसकी वाइफ और उसकी बेटे को जो है वो लेकर चले गए हैं पुलिस वाले, और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और कई कई दिन महीने हो चुके हैं, और ये एक कहानी छोटी सी है। तो ये इनजस्टिस चलते रहेंगे सर, अगर आप ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे और इंडिया अपना रोल अदा नहीं करेगा। डेफिनेटली, यदि दुनिया को सच में सही जगह पे ले जाना है तो आपको देशों को, लोगों को उनके अधिकार देने होंगे, उनसे वंचित नहीं रखना होगा। और जो इन सब चीजों को मॉनिटर करने वाली बॉडी हमने बनाई थी, यूनाइटेड नेशंस, उस यूनाइटेड नेशंस में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे ये सब चीजें नहीं रुक सकती। आप खड़े हो आज के समय तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर। यदि तीसरे विश्व युद्ध को रोकना है तो आपको बॉडी जो है यूनाइटेड नेशंस, जो कि विश्व युद्ध रोकने के लिए बनी है, उसको आपको प्रबल करना होगा। और उसकी प्रबलता और लेजिटिमेसी तभी हो पाएगी जब उसमें रिफॉर्म्स आए। वरना ये तो लीग ऑफ नेशंस जो थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने में फेल हो गई, वही स्थिति इसकी बनती जा रही है। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये यूएन जो है अपने प्रीडिसेसर के कदमों पे धीरे धीरे चल रहा है, धीरे चल रहा है। नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। और साथ साथ एक बात और भी है कि अब आप देख रहे हैं कि जो एलाइज हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो दुनिया का रुझान है वो बदलता जा रहा है। एक वक्त आपको शायद याद होगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा भाईचारा, मोहब्बत थी, और अमेरिका जो है वो दूसरे कैंप में था, भारत जो है वो रशियन कैंप में था, चाइना कहीं और था, सऊदी अरब का रुख कहीं और था। अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो यार हैं चाइना को छोड़ के अभी, क्योंकि चाइना यार तो किसी का भी नहीं है, वो तो अफ्रीका को चूस रहा है, कल को पाकिस्तान को चूसेगा। वो सबको पता चल जाएगा ना जब वक्त आएगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो यार वो तो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना जो है पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, और पाकिस्तान को वो वैसा ही चूसेगा जैसा हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चूसा था। लेकिन एक अंतर यह है कि हिंदुस्तान ने खुद को नहीं चुसवाया था, वो तो आके बैठ गया था नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पाकिस्तान खुद बुला रहा है उसको। थोड़ा सा फर्क लाइटर मोड में बता दूं कि ईस्ट इंडिया तो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाशिंदों को कम से कम चाय की लत लगा कर गया था। चाइना क्या लत लगा के जाएगा ये आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो जिस तरह के वो नशे, जिस तरह की वहाँ पे ड्रग्स का जो कल्चर है, जिस तरह की एक सिचुएशन है वहाँ पे चाइना में, वो एक इतना ख़तरनाक मामला है कि हम देखें वहाँ की जो
इकोनॉमिक और जो इंटरेस्ट बेस्ड जो ख़तरे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो सबसे अहम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो कल्चर डेवलप होता है, इंटर रेशल कल्चर जो डेवलप हो रहा है, उसको हमें सोचना होगा कि एक मुल्क आपके दरवाजे पे आता है, दरवाजे से वो अंदर आता है, आपके अंदर घुस के बैठ जाता है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारी तहज़ीब है, उसकी मिसाल मैं आपको दूं क्या है। थोड़ी सी मैं एक मिनट और लूँगा अगर आप इजाज़त दें कि बलूचिस्तान बलूचिस्तान का जो सिलसिला है, बलूचिस्तान एक बड़ी पुरानी, जैसे कहते हैं ना, हज़ारों सालों पे मबनी एक सकाफ़त है, एक तहज़ीब है, एक कल्चर है, और वो कल्चर नहीं चाहेंगे कि उस कल्चर को ख़त्म किया जाए। लेकिन आपने देखा कि चाइना वहाँ भी मतलब हज़ारों की गवादर में आपने देखा क्या हो रहा है, गवादर में किस तरह से उनको बिठाया जा रहा है, किस तरह से उनको समझाया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में अब उनकी आपसी शादियाँ हो रही हैं लड़कों और लड़कियों की। ये चाइना का जो इन्फिल्ट्रेशन है पैसों के अलावा जो हो रहा है, ये एक मेंटल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा नशा है। इस नशे से भी हमें बचना है, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के तो ये अशर अशीर भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ये तो उनसे भी ज्यादा जालिम है। ये तो जालिम लोग हैं बाकायदा। और मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी समझते क्यों नहीं है कि जब वो देखे कि तिब्बत के साथ उसने क्या किया है, उसने इनर मंगोलिया के साथ क्या किया है, उसने मंचूरिया के साथ क्या किया है, वो शिंजियांग में क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान में आगे वो वही करेगा जो शिंजियांग में कर रहा है या तिब्बत में कर रहा है या मंगोलिया में, इनर मंगोलिया में कर। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर क्योंकि रहे हैं। चीन किसी का, चीन एक विस्तारवादी है। चीन केवल एक सर क्या विस्तारवादी विस्तारवादी का कंट्री है, क्या और वो मतलब होता है इसका? डेमोग्राफीज को भी चेंज करता है। सर विस्तारवादी का क्या? एक्सपांशनलिस्ट। ओ ओके, ओके। एक्सपेंशनिस्ट है। और एक्सपांशनलिस्ट पावर। और तो वो अपना चाइना तो अपने अपना आप में एक विस्तार, केवल एक्सपांशनलिस्ट पावर है। और आपका जो बलूचिस्तान जो आपने कब्जा कर रखा है, सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन जो सच्चाई है कि बलूचिस्तान पे जो कब्जा कर रखा है, अब स्थिति जो मुझे दिख रही है कि धीरे धीरे चीन उस पर कब्जा कर लेगा। ओ अच्छा। और उसके बाद ये डेमोग्राफी चेंज करना भी आसान है। देखिए तिब्बत की जिस तरह से की है, इनर मंगोलिया की उससे भी स्पार्टेड अच्छा, है। मैं एक और तरफ भी आना चाह रहा था डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त रीजन में है, कोरोना के बाद एक सिचुएशन से पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इससे अफेक्टेड हुई है। आप तो डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और साथ साथ एक और सिचुएशन ये है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ख़तरनाक दिखा रहे हैं। इंडिया की सूरत हाल अगर हम ऑनेस्टली उसका एनालाइज करें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, और क्रिटिक्स भी यही कहते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए भारत में दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया, और वो लगाना आवश्यक था क्योंकि हमारी जो है 132 करोड़ लोगों का मुल्क है। यदि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो फिर लाशों के ढेर लग जाते। तो हमारे लिए इकोनॉमी से ज्यादा जरूरी हमारे सिटीजन्स की लाइफ थी, उसको हमने ध्यान रखा। अब जहां तक इकोनॉमी की बात है, मुझे लगता है 2 या 3 क्वार्टर के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उसका कारण भी मैं आपको देता हूं। जी जी। क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। ठीक। एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है हमारी जीडीपी में वो केवल 16% है, बाकी जो है इंटरनल कंजम्पशन से होता है। तो जैसे जैसे अब अनलॉकिंग खत्म होती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या एक बार कोरोना खत्म होता है तो वो खत्म हो जाएगी अपने आप में। तो जब जैसे ये सब चीजें होती जाएंगी तो अपने आप ही जो इकोनॉमिक चक्र जो चलता है, साइकिल चलती है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि इंटरनल इकोनॉमी हमेशा चलती रहती है। जो उस इकोनॉमी में समस्या आती है जो फॉरेन के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सौभाग्यवश है हमारा कि हमारी जो इकोनॉमी है या तो हमारा एग्रीकल्चर या इंटरनल कंजम्पशन ड्रिवन है। तो 2 से 3 क्वार्टर मान के चले, मुझे अपेक्षा है कि ये पॉजिटिव में आ जाएगी। तो जो मोदी सरकार का एक विजन था 5 ट्रिलियन का, आप उसको देखते हैं कि वो टाइमली है या अभी थोड़ा सा डिलेड है? नहीं नहीं, डिले होगा। वो 2-3 डिले साल होगा। कम से कम डिले होगा। 3 साल तो अब मान के चलने मुझे लगता है, हाँ। क्योंकि जिस तरह से दुनिया भर में प्रॉब्लम आई है, ग्लोबल इकोनॉमी पिटी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी बहुत खराब असरात आए हैं। अभी कोरोना कितने दिन चलेगा, गॉड ओनली नोज, जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आता।
तो इस पर डिले तो होगा, लेकिन अच्छा, एक और जो बड़ी इशू आ रहा है, देखें आप तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, फिर संभल जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर अपने आप आगे निकल जाएंगे, और आपको और दूसरे कोई चैलेंजेस नहीं है। मतलब यू आर फोकसिंग ऑन इकॉनमी एंड द विकास, और उसकी तरफ आपकी सरकार देख रही है। अगर आप पड़ोस में देखें पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो ज़रा डिफरेंट वखरे टाइप के हैं। वो टाइप क्या है कि आप देखें कि FATF का वो जो है तलवार सर पे लटक रही है, वहाँ पे आतंक का अपना एक मसला है, वहाँ पे मिलिट्री का अपना एक रोल है। इनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी डायसेक्शन करें तो ये एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन जो एज एन एक्सपर्ट और एज एन एनालिस्ट और एज एन आउटसाइडर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि जो FATF का फ्यूचर पाकिस्तान का, उसमें कैसा देख रहे हैं? वेरी फ्रैंक और ब्लंट आपका जो ओपिनियन है, मतलब इसमें कोई जानिबदारी की बात नहीं है, जो आप एक न्यूट्रल वे में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, FATF में पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर है, और होना भी चाहिए। हो सकता है टेम्पररी इसको वापस ग्रे लिस्ट में रख लिया जाए, क्योंकि 3 वोट लगते हैं उसमें, तो 3 वोट हो सकता है कि 2 वोट तो उसमें जो है वो चाइना के पास है, एक खुद का वोट है और एक उसका प्रॉक्सी वोट है हांगकांग का। हो सकता है कि एक आध वोट वो मलेशिया का या किसी मिडिल ईस्ट कंट्री का मैनेज कर ले। तो हो सकता है कि अभी ब्लैक लिस्ट में नहीं आए, लेकिन अंततोगत्वा तो आना ही पड़ेगा आगे ना पीछे। लेकिन ग्रे लिस्ट से ही नहीं निकलेगा, यह मेरा इकोनॉमिक सेंस कहता है कि ग्रे लिस्ट में तो उसको रहना है, और सूनर और लेटर इट विल बी प्लेस्ड अंडर द ब्लैक लिस्ट एज वेल। लेकिन जहां तक आप व्यापक रूप से बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो उन्होंने तो खुद ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने घर में इनवाइट कर रखा है। आप मैं तो अभी इमरान खान के वर्ड्स पे ही जाऊंगा कि वो कहते हैं कि 40,000 ट्रेन टेररिस्ट बैठे हुए हैं। तो जिस कंट्री में 40,000 ट्रेन टेररिस्ट बैठे हैं, तो वो तो कंट्री अपने आप में डूम्ड है, खत्म हो गई, वो तो हेल होल बन चुकी है। आप मिलिट्री को मिलिट्री इंक बना देंगे, पूरा पूरा बिजनेस बना देंगे, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री यदि मिलिट्री होगी, उसके बाद वो मिलिट्री करप्ट होगी। हमने देखा अभी वो बाजवा का किस्सा कि अरबों खरबोपति बन गया एक सैलरीड व्यक्ति, उसकी कितनी तनख्वाह होगी, लाख सवा लाख रुपए महीना होगी। वो आदमी अगर 90 कंपनीज का मालिक बन जाता है, उसका परिवार दुनिया के अलग अलग मुख्तलिफ देशों में उसकी चेन्स ऑफ बिजनेसेस रहते हैं, तो कितना ज्यादा भयानक भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, अब चूंकि आप इस टॉपिक पे आ गए, मैं क्विकली आपकी थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ दिला दूं। ये बड़ा ऐसा एक टैबूज है हमारे यहाँ कंट्री में, पाकिस्तान और पाकिस्तान पे बात करना और पाकिस्तान की फ़ौज पे बात करना, और इससे ज़्यादा बड़ा ये कि पाकिस्तान के एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर पे बात करना एक बहुत बड़ा टैबू बन गया था कि आप इस पे बात नहीं कर सकते। ये जैसे आप होता है ना कि किसी खुदा और रसूल के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, ऐसे ही ये था कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और उसकी करप्शन पे बात नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि स्थिति बदल रही है। आपने देखा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरीम नवाज शरीफ साहब ने की, जो कि अपोजिशन लीडर हैं और बड़ी पार्टी की सरबराह हैं इस वक्त, वो उसको हेड कर रही हैं, नवाज शरीफ उनके जो है वो बानी हैं। उन्होंने भी खुल के आज नाम ले लिया, और मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई जवाब नहीं रहता आर्मी के लिए कि वो ना पॉलिटिक्स में मेडलिंग को भी छोड़े और साथ साथ रखे, या फिर ये कि करप्शन को भी जाए। मैं आपको क्विकली अगर इजाज़त दें तो उनके वो वर्ड सुना दूँ, ताकि आपको वो जज्बा, वो टोन समझ में आ जाए कि इस वक्त आर्मी मैंने सुना, लेकिन एक बार वो सुनाए, मैं आपको अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, प्लीज, अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है, या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे, और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे, और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले इत्तेसाब इल्ज़ाम।
अब वो 99 कंपनीज जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब की तो आज मैं बात करना ही नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि नैब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात ने नैब की जो क्रेडिबिलिटी को कंप्लीटली इरोड किया है, ये कहकर कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है, तो उसके बाद तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि नैब को तो ना बीआरटी नजर आती है, ना बीआरटी की बसेस में बार बार लगने वाली आग नजर आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नजर आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नजर आता है, ना उनको बड़े बड़े वुज़रा की करप्शन नजर आती है। जी डॉक्टर साहब, मतलब उन्होंने बड़े क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि जो अकाउंटेबिलिटी का एक नैरेटिव है, जो जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि हम बिल्कुल करेंगे, और एक जनरल के ख़िलाफ़ जो है वो उनको वो फेस नज़र नहीं आता, वो उस फेस को देखते हैं, उसके पीछे खड़ी आर्मी को देखते हैं। ये बड़े दबे लफ्ज़ों में बात की। तो ये एक अलमिया, एक आयरनी है इस मुल्क की कि जहाँ पे एक गवर्नमेंट के मुलाजिम के लिए आज एक अपोजिशन लीडर को बोलना पड़ा कि इसका नाम लेना पड़ा, और उसकी करप्शन हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में की हो। तो जो मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड इस मुल्क को लूट रही हो, वो मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड आपको ये एक नारा देती है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, सरहदों पे खड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान जो है कश्मीर पे काबिज है, और हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस सब सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो मिलिट्री इनकॉर्पोरेट का व्यापार चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी पूछ परख चल रही है, उनका करप्शन चल रहा है, इसीलिए चल रहा है क्योंकि वह इस नोशन को बनाने में सक्सेसफुल रह जाते हैं कि भारत दुश्मन है और भारत से हम बचाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो जब ये फेक नोशन बनाता है मिलिट्री इनकॉर्पोरेट वहां का, उसी के बेसिस पर उसकी अय्याशी चलती है, उसी के बेसिस पर वो आवाम पे रूल करता है। और आप देखिए ना, नवाज शरीफ को, उनके परिवार को किस बात की सजा मिल रही है? उनको सजा इसी बात की मिल रही है ना, क्योंकि हमेशा उन्होंने कोशिश की कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेट से बाहर निकालकर जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं उनको मजबूत किया जाए। और एक बात और है, नवाज शरीफ की माननी पड़ेगी कि चाहे वाजपेयी जी के समय उन्होंने वाजपेयी जी से दोस्ती करने की कोशिश की, बस यात्रा चलवाने की कोशिश की, उन्होंने संबंधों को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन पीछे से क्या किया, इसी मिलिट्री इनकॉर्पोरेट ने कारगिल कर दिया। मोदी जी के साथ भी इन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की, फिर क्या हुआ कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेट ने भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करवा दिया। तो ये मिलिट्री इनकॉर्पोरेट जो है पाकिस्तान का, वही सबसे बड़ा विलन है। लेकिन मैंने एक और वीडियो देखा आज, और वो देख के मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि ये तो ठीक है, मरियम शरीफ तो जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी कुछ नारे लगाए कि बाजवा जनरल कुत्ता है, इस तरह के नारे। तो ये है। अच्छा, वो मैंने वीडियो देखी है, मैंने शायद कम होता जा रहा है। वो वीडियो मैंने देखी, शायद मैंने उसको गौर से नहीं सुना। आपने तो उसको बगौर सुन लिया और आपने वो पिक भी कर लिया, तो मैं वो अपने व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ क्विकली। जी, वाकई उसमें कुछ इस तरह के नारे लग रहे थे, यानी कि आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो अब ये इस बदमाशिया के ख़िलाफ़ खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं, और अब इनकी मैं समझता हूँ अब दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि ये जिस तरह से 74 सालों में पाकिस्तान पे इन्होंने किया, अब दैट्स इनफ। और मैं समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान उसी वक्त अच्छे संबंध में बनेंगे जब हम देखेंगे कि ये जो रिश्वत का बाज़ार और करप्शन का बाज़ार और जंग फोबिया क्रिएट करती है आर्मी, ये जो है ये बैकफुट पे जाएगी, बैरक्स में वापस जाएगी, और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो आएंगी और आपस में हाथ मिलाएंगी। मेरे ख्याल में यही एक सोल्यूशन है डॉक्टर साहब, और तो कोई वजह नज़र नहीं आती मुझे। नहीं अनिल भाई, देखिए, जहां तक मैं हमेशा मान्यता मेरी ये रही है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वह भी हिंदुस्तान जैसे ही लोग हैं, कॉमन आदमी जो है वहां का, क्योंकि फाइनली डीएनए तो एक ही है, लोग तो वही हैं, जो हमारे हैं वो उनके हैं, एक ही थे, वो तो कंट्री का डिवीजन हुआ। अब इनको जो समस्याएं खराबियां लाती है वो कौन लाती है? एक तो वहां की कुछ पॉलिटिक्स लाती है, फिर सबसे ज्यादा वहां की मिलिट्री, और फिर आईएसआई। ये जो कॉकटेल है वह तो बिल्कुल, शराब तो बहुत छोटी चीज है, वो तो ड्रग है।
और वो ड्रग जो है वो बढ़ता है वहां की जनता में, और भारत के खिलाफ उस जनता को बहकाया जाता है, आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। तो जब जनता में रिवोल्ट होगा इस फौज के खिलाफ, तभी ही पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे, और जब ये स्थिति बनेगी तो भारत पाकिस्तान की मैत्री भी होगी। एक चीज़ और भी देखते हैं कि जब इकोनॉमी, कोरोना और ये वार फोबिया, ये तीन चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो हम आगे की तरफ चलेंगे, विकास की तरफ चलेंगे। और उसकी एक मिसाल मैंने ये देखी डॉक्टर साहब कि जब एनेक्सेशन के बाद या 370 के बाद हमने ये देखा कि कश्मीर, जिसके बारे में कहा जाता था, प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि खून की नदियाँ बहेंगी, और वहाँ पे जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है टेररिज्म होगा, वहाँ पे लोग बाहर निकल आएंगे, रेवोल्यूशन आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने देखा कुछ भी नहीं हुआ, और विकास की जानिब, डेवलपमेंट की जानिब, टूरिज़म की जानिब कश्मीर चल पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये वर्ल्ड टूरिज़म 2020 मनाया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक शब्द आपने गलत उपयोग कर लिया, एनेक्सेशन नहीं, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन। अब उन्हीं उनके मैंने वर्ड्स बताए जो उन्होंने स्पीच में यूज़ किए। आपने शायद यूनियन की जो उनकी स्पीच सुनी थी ना, उसमें उन्होंने एनेक्सेशन का वर्ड यूज किया। वो तो टेप रिकॉर्डर, वो छोड़े, वो तो टेप रिकॉर्डर है, मुझे लगता है कुछ लेके बैठते हैं, पता नहीं क्या लिया था उस दिन। वो डुगडुगी हाथ में देते हैं और वो देने वाले, और उसके बाद करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ लेके बैठते हैं क्या। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, वो क्योंकि कभी कभी वो जहाज भी बन जाते हैं। कश्मीर किस तरफ जा रहे हैं ना व्यूअर्स, आइए देखते हैं थोड़ी सी एक क्लिप। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020 मनाया जा रहा है, और वहाँ पे डिफरेंट इवेंट, दल लेक वहाँ की बड़ी मशहूर है, आपने देखा होगा श्रीनगर, और वहाँ पे जो है ना डिफरेंट इवेंट किए जा रहे हैं। मैं पहले ये छोटी सी क्लिप दिखा दूँ तो, क्योंकि उससे ज़रा खुशी होती है कि ये वहाँ पे अब वो बम बारूद वाले मामला ख़त्म हो गए हैं, वहाँ पे वो डर खौफ वाला माहौल ख़त्म हो गया है। और मैं समझता हूँ अमित शाह और बीजेपी के जो विज़न है नरेंद्र मोदी जी का, वो शायद अब अपने एक बिल्कुल पीक पे जाने के लिए तैयार हो गया। वीडियो देखने के बाद वापस आते हैं। बड़े खुश आइन मनाजिर ये तो जो हमने देखे, और तैयारियां हो रही हैं, गेम्स खेले जा रहे हैं, गेम्स की तैयारियां हो रही हैं, दुनिया से टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट जा रहा है। तो ये तो भाई ऐसी जगह पे होता है ना जहाँ पे अमन हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ आतंक ना हो, आतंक को ख़त्म कर दिया हो, बल्कि ख़त्म मार के भगा दिया हो, निकाल दिया हो, वापस भेज दिया हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। नहीं, आतंक की तो कमर तोड़ दी है। और आप देखिए कि अभी तो स्थिति यह है कि मैं आज ही पढ़ रहा था, पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मसरूफियात की वजह से, कि अब तो ऐसी स्थिति बन गई है जो आतंकवादी आते हैं वे टॉयलेट्स में छुप रहे हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, आर्मी की डर से। तो बहुत बुरी स्थिति कर दी है इनकी, और इनको बस अब रोज निपटा रहे हैं। यानी कि बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हाँ, खत्म कर रहे हैं उनको वहीं उसी जगह वापस भेज रहे हैं जहाँ से वो निकले थे। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दी कि वो टॉयलेट्स में छुप रहे हैं। और क्योंकि देखिए ये एक सोच है, ये एक ऐसी सोच थी जो प्रॉक्सीज के नाम पे पाकिस्तान की आर्मी ने जो एक सिचुएशन डेवलप की थी नेबरिंग कंट्रीज़ में और नेबरिंग रीजन्स में। ये मतलब या तो ये कि अगर आप बहादुर फौज हैं तो जाके लड़ो, जंग करो और छीन के रहो। लेकिन आज तक सर, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, ये रिकॉर्ड है तारीख का कि पाकिस्तान की आर्मी जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। ये रिकॉर्ड है कि वो कोई जंग जीती भी नहीं है, और ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा
सरेंडर किया है। मतलब मैं तारीख़ के इन वाक़यात को झुटला नहीं सकता, मैं कोई अपनी तरफ से इसमें एग्जैजरेट नहीं कर सकता। तो और इसीलिए क्या होता है कि फिर वो बुज़दिल की तरह पीछे से पीठ पे वार करने की जो इनकी आदत है वो कश्मीर में की काफ़ी अरसे तक, और उसके बाद आवाम को ये मंजन बेचा गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन आपने देखा था डॉक्टर साहब के आप तो अपना कश्मीर लेके आराम से सुकून से वहाँ टूरिज़म डे मना रहे हैं, और जो हालत दूसरी जानिब के कश्मीर की है आप उसका ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ कितने कॉलेज बन गए, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई, कितना विकास आ गया, कितनी सड़कें बन गई। यानी कि वो एक ऐसा पसमानदा इलाका लगता है हमें कि जहाँ हम गार के ज़माने में पत्थरों के दौर में चले गए हैं वापस, और वो वहीं का वहीं है अभी तक। और हम बात कर रहे हैं एक और कश्मीर लेने की, हम बात कर रहे हैं इस्लाम का क़िला बनने की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की, इसराइल को ख़त्म कर देने, तबाह कर देने की। बच्चों के जहन में डाला जा रहा है कि लाल किले पे झंडे लहराएंगे। ये नेशन कैसे आगे बढ़ेगी डॉक्टर साहब? ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता। नहीं देखिए अनीस भाई, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि पाखंड करके, मुनाफिकता करके कोई नेशन आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये लोग इस्लाम की बात करते हैं तो उग्र मुसलमानों के ऊपर चीन में कितनी भयानक ज्यादतियां हो रही हैं, जेनोसाइड हो रहा है, दुनिया बोल रही है। लेकिन जिसके बारे में जो पाकिस्तान कहता है कि डीपर देन सी, हायर देन माउंटेन्स और स्वीटर देन हनी रिलेशन है जिस चाइना से, उसके बारे में एक शब्द पाकिस्तान नहीं बोलता। तो ये केवल पाखंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप ये बताइए कि जो चूरन बेचा गया, बच्चों को बेवकूफ बनाया, जिहाद के नाम पर उनको ब्रेन वॉश किया और उनको आतंकवादी बनाकर भारत भेजा, और जो आर्मी थी वो चूड़ी पहन के अय्याशियां करती रही। तो ये तो इनकी हकीकत है। पाकिस्तान की आर्मी वास्तव में बेगुनाह लोगों पर, अनआर्म्ड लोगों पर, सिविलियंस पर, बच्चों पर, औरतों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि लड़े भारत के जो शेर है उनसे। तो मैं तो कहता हूं भाई बार बार कि एक बार रिवॉल्यूशन आ जाए वहां पे जनता में, कि जनता इस मिलिट्री को उखाड़ के फेंक दे, पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे और भारत पाकिस्तान की मित्रता भी हो जाएगी। नहीं, आपने देखा ना कि अब किस तरह से जनता निकल आई, किस तरह से नारे लग रहे हैं। यानी कि जिन नारों का नाम लेना ऐसा था सर, बाजवा जनरल कुत्ता है। ये आवाम नारे लगा रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये फिर परेशानी बोल रही है उनकी। जी जी, ये आवाम फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इनसे। अब आप समझते हैं कि मतलब जल्द ही इनका टाइम पूरा होने वाला है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगला डेकेड, एक डेकेड और है, उससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रिवॉल्यूशन आएगी, जनता उखाड़ के फेंक देगी आईएसआई को और आर्मी को, ताकि कंट्री भी एक नॉर्मल बनेगा, भारत के साथ भी नॉर्मल मित्रता होगी। और मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका विजन था भारत पाकिस्तान महासंघ का, कि किसी प्रकार की यूनियन बन जाए। और उन्होंने वहां सोशलिस्ट नेता के साथ जो थे लोहिया जी, उनके साथ उस पर ड्राफ्ट किया था। वह भी होगा, लेकिन समय लगेगा। एक बार वहां की मिलिट्री को आउट हो जाने दे, बस इसको आउट ऑफ पावर हो जाए, वहां के लोग कर दे, उसके बाद ही सब कुछ होगा। नहीं, उसकी एक और रीजन भी है, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। उसकी एक और रीजन भी है डॉक्टर साहब के मैं तो इस तरह से एनालाइज करता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि हर चीज़ टूट फूट चुकी है, बुनियादें खोखली हो चुकी हैं, छत नहीं है उनके सर पे, पानी उनके अंदर, फ्लड से वो पूरे कंट्रीज तैर रहे हैं। लेकिन मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि कोई भी कंट्री, आप दुनिया की मिसाल ले लें, उस कंट्री में अगर आपके 4 प्रोविंसेस हैं और 4 प्रोविंसेस में जो है वो 3 प्रोविंसेस जो हैं वो आपसे खुश नहीं हैं, वो आपसे नाराज़ हैं, उनको खाने को आप पैसे नहीं देते, उनका पैसा लेके आप लूट के चले जाते हो, आप उनके चौकीदार बने और चौकीदार बन के आपने घर के अंदर डाका डाल दिया, आपने जो है ना फ्रेंचाइज बना लिए पिज़्ज़ा के, आपने पापा जॉन्स बना लिए, आपने जजीरे ख़रीद लिए। पाकिस्तान में उन्होंने गद्दार और मुहिब्बे वतन का चूरन बेचा है। आप ये सोचिए कि गद्दार और मुहिब्बे वतन का चूरन बेचा, और जितने मुहिब्बे वतन जनरल थे पाकिस्तान के, आज वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। जॉब ख़त्म होती है वो पाकिस्तान के बाहर चले जाते हैं, जॉब खत्म होती है वो ऑस्ट्रेलिया में जजीरा खरीद लेते हैं, वो अमेरिका में चले जाते हैं, वो लंदन में रहने लग जाते हैं, वो दुबई में कमर का इलाज, कारगिल के जो है वो बहादुर जियाले, जनरल मुशर्रफ, वो कमर का इलाज करा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम सोच रही है कि अगर ये मुहिब्बे वतन है तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते, अगर ये मुहिब्बे वतन है तो इनके बेटे, इनके बच्चे जिहाद के लिए क्यों नहीं जाते।
तो ये सवाल जो है जब हम करते हैं तो फिर वाकई समझ में आता है कि यार ये कंट्री ऐसे नहीं जी, इन तीनों सूबों को आपको खुश रखना होगा, इनके हुकूक देने होंगे, इन बलोचों को, सिंधियों को, महाजरों को, पश्तूनों को मानना होगा, इनकी ताकत को समझना होगा, और इनको ताकत के बल पे आप दबा नहीं सकते डॉक्टर साहब। क्योंकि आप देख लें कि हिंदुस्तान ने कभी आज तक अपनी ही कौमों पे कभी ऐसा जुल्म नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज कर रही है। नहीं, देखिए, भारत में तो बहुत आजादी है, बोलने की आजादी है, काम करने की आजादी है। आप खुल के अपने विचारों को रख सकते हैं, और एक आम आदमी यही चाहता है, यही होना चाहिए। आप हमारी मिलिट्री की बात करें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल मिलिट्री, जो आज तक कभी बैरक के बाहर बिना पॉलिटिकल विल के निकलती नहीं है। तो यही तो होना चाहिए, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन का राज होता है, कानून का और इंस्टीट्यूशन का राज होता है। पाकिस्तान में तो कानून भी मिलिट्री है, इंस्टीट्यूशन भी वही है, और पार्लियामेंट भी वही है, तो सभी कुछ तो मिलिट्री है। तो जनता खुद ही इसको आउट करेगी, क्योंकि ज्यादतियां, जब देखिए एक बात याद रखिए, जालिम जो होता है वो बहुत ज्यादा उसका लंबा समय नहीं होता, अंततः तो उसको खत्म होने ही पड़ता है। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो जुल्म ही इनकी कवर खो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेश शेख साहब, मध्य प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आपने हमें ज्वाइन किया, और गुजारिश होगी थैंक यू। ज्वाइन कीजिए। अब दर्शकों से एक बार फिर विनती है कि डॉक्टर साहब की बातें सुना करें, इनका डो सुना करें, और इनके चैनल को भी टुडेज टॉक चैनल है, टुडेज टॉक बड़ी अच्छी टॉक आती है इनकी। वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे आती है तो फ़ौरन जाके यूट्यूब पे कर दें, कि मज़ा यूट्यूब पे ही आता है कि जब आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। हमारे चैनल को भी अगर आप चाहें तो कर लें, और हम आपको इस तरह के अच्छे प्रोग्राम दे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब डॉक्टर साहब। यहाँ व्यूअर्स, ये सिचुएशन, ये स्थिति, ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह आप देख रहे हैं कि रहते हैं, और हम अपने एक ऐसे एंगल से आपको डिस्कशन देते हैं कि जिसमें आपको लगे कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर की क्या सिचुएशन है और बाहर के एनालिसिस कैसे आ रहे हैं, तो आपको हमारा चैनल देखना होगा, और चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब भी आप हमें चाहे पसंद करें ना करें, लेकिन हमारी बात ज़रूर सुनें, क्योंकि कल आने वाले कल में आपको यही बातें बताई जाएंगी जिस तरह से हमने 1971 में लोगों ने कहा था कि ये ना करें, और बंगालियों के साथ जुल्म ना करें, उनका रेप ना करें, उनका मास मर्डर ना करें, आपने किया, और आज वो मुल्क आपका हिस्सा नहीं रहा। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये 3 सूबे भी आपके हिस्से ना रहें? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का एक डिवीज़न दुनिया में पैदा हो, कि एक ऐसी मिसाल कायम हो जो दुनिया में से पहले भी कभी नहीं हुई थी, यानी कि 1971 बांग्लादेश का बनना, पाकिस्तान का टूटना, और 90,000 सिपाहियों का हिंदुस्तान के को सरेंडर करना, और उनको अपने जो है बिल्ले उतार के फेंकना, और वहाँ पे जेलों में जाना और वहाँ रहना। ये सारी हिस्ट्री के वो सियाह बाब हैं जो हम और आप ने देखे, पढ़े और शर्मिंदा हैं। लेकिन क्या आप मज़ीद शर्मिंदा होना चाहते हैं? ये अब आपके हक़ में है, आपके पास है, आप इसको सोचिए, हमें बताइए। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का जो वो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएंगे, और घंटी का उसको भी दबा दीजिए, तो आपको मेरी जैसी वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। हैव ए ग्रेट इवनिंग।